नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेश के वीडियो चल रहे हैं। आज का ये वीडियो विशेष करके जो विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं, देखिए पीएचडी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। आज थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करते हैं और ये वीडियो पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, आपका एमए पूरा हो गया है। इसके बाद अगर आप नेट की एग्जाम देते हैं या स्लेट की एग्जाम देते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर आप पेट यानी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इनमें से कोई एक परीक्षा जो पास करता है, किसी ने 2 कर ली या किसी ने 3 कर ली, इससे अधिक सौभाग्यशाली तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक भी परीक्षा जिसने पास की है वो एलिजिबल हो जाता है पीएचडी करने के लिए। अंतर यह कि नेट जिसने क्लियर की है वो पूरे भारतवर्ष की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकता है। जिसने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है वो जिस स्टेट का उसने पास किया उस स्टेट में पीएचडी कर सकता है, लेकिन जिसने पैट की एग्जाम दी है वो जिस यूनिवर्सिटी की पैट की एग्जाम क्लियर करेगा सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी कर सकता है। ये इन तीनों का बेसिक अंतर है। तो एमए करने के बाद जो पीएचडी करना चाहते हैं वो अन्य चीजों पे ध्यान देने की अपेक्षा इन चीजों पे ध्यान दें। एक क्राइटेरिया और है इसका कि अगर किसी ने एमफिल किया हुआ है, नई शिक्षण नीति में वो खत्म हो गया है, लेकिन पहले से किसी ने अगर एमफिल किया है तो वो भी पीएचडी करने का अधिकारी होता है, यानी उसको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी और पीएचडी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ये 4 प्रकार के कैंडिडेट हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एमए करने के बाद अब मैंने कहा कि एमफिल का जो एक अभ्यासक्रम चला करता था उसको खत्म कर दिया गया, तो आपके पास 3 चीजें रह गई हैं। आप नेट की एग्जाम दें, आप स्लेट की एग्जाम दें, या आप पैट की एग्जाम दें। जिस यूनिवर्सिटी से आपको करना है उस यूनिवर्सिटी की पैट की एग्जाम देनी चाहिए। नेट क्लियर कर लेते हैं तो मैंने आपसे कहा कि आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। चलिए, अब आप एलिजिबल हो गए हैं तो इसके बाद दूसरा जो कदम है वो ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको किस विषय पे पीएचडी करनी है। तो इसका अंदाज हमें लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब तक हम एमए तक पढ़ते रहे तब तक हमने कभी इस प्रकार से अध्ययन ही नहीं किया कि कोई एक विषय में जिसमें हमारी रुचि है इसका एहसास मुझे हो पाए। जैसे मैं जब पढ़ा करता था, 9th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने महाभारत को पढ़ना शुरू किया और पूरा संपूर्ण महाभारत जो 6 वॉल्यूम गीता प्रेस गोरखपुर के हैं उनको मैंने पढ़ा और फिर उसके अनुसार मेरी कुछ इस प्रकार की रुचि हुई कि नहीं, मुझे तो महाभारत पे काम करना है। अब देखिए, काम करने की इच्छा होना अलग चीज है, लेकिन आगे जो समस्याएं आती हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप अभ्यासु व्यक्ति रहे हैं, यानी आप लगातार अभ्यास करते रहे हैं, आपने कुछ नया नया पढ़ा है, कुछ नई नई चीजों को जानने की कोशिश की है जब आप एमए कर रहे थे, तो आपके लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है कि आप किस विषय पे पीएचडी करना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी समस्या यहां से शुरू होती है कि जब आप एक विषय पसंद कर लेते हैं और आपको जो गाइड मिलता है जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करने जाते हैं, वो गाइड संभवतः जो विषय आपको पसंद है उस विषय को पसंद न करता हो। ऐसे में वो कहेगा कि यार इस पे तो नहीं, ये तो ऐसा है वैसा है और आपको इस विषय पे पीएचडी करनी चाहिए। अगर वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि आपने जो विषय पसंद किया है वो बहुत अच्छा विषय है और आप उसको बहुत अच्छा न्याय दे पाएंगे, सिर्फ अपने निश्चय के आधार पे नहीं, लोगों से चर्चा होने के बाद में आप इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि गाइड भले बदल जाए, हम टॉपिक नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं इतने आत्मविश्वास पे नहीं हैं या हमने पहले कभी इस प्रकार से अभ्यास ही नहीं किया है, तो स्थिति इस प्रकार की आती है
कि आपको गाइड जो टॉपिक दे उस पर पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो आपका मार्गदर्शन अच्छी तरह से कर सकता है। तो जब आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपको ये तैयारी करनी है कि आपका प्रिय विषय क्या है और आपके गाइड का प्रिय विषय क्या है, और जब इन दोनों का कोई एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाता है कि आप अपनी सिनॉप्सिस तैयार करें, आरडीसी को फेस करें, उसमें आपका टॉपिक अप्रूव्ड हो, और फिर तो जो आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। जब हमने पीएचडी किया था तब ऐसे कोई नियम नहीं थे। आपको कोर्स वर्क करना होता है, आपको 6 मंथली अपना रिपोर्ट देना होता है कि आपने कितना काम किया है, यानी लगातार आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप काम को आगे बढ़ाओ। फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस पे आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए, आपकी पीएचडी वास्तविकता ये है कि 1 साल का काम होता है, अगर आपका प्रिय विषय है तो। अगर उस विषय से आप परिचित नहीं तो 1 साल आपको खाली उसके आसपास की स्टडी में लग जाएगा, और उसके बाद 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए अगर आप पूरे मनोयोग से लगते हैं सिर्फ पीएचडी लिखने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 साल का काम अधिक से अधिक होता है एक पीएचडी की थीसिस तैयार करने के लिए। हमें 3-4 साल का समय दिया जाता है मिनिमम। 2 साल से पहले तो आप सबमिट ही नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक समय तो रजिस्ट्रेशन के बाद मांगा ही जाता है आपके पास से। तो आप ये मान लीजिए कि आपको पीएचडी के लिए ऐसा नहीं करना है कि ठीक है, अब एमए तो हो गया हूं, कोई जॉब तो मिल गई है, अब तो ठीक है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नौकरी तो कहाँ जा रही है, चलो हो जाएंगे पीएचडी तो आगे डॉक्टर लग जाएगा, नहीं हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो फिर मत रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके द्वारा करवाया गया रजिस्ट्रेशन जो दूसरे अच्छे विद्यार्थी हैं उनके स्पेस को कम कर देता है, उनकी कंपटीशन को बढ़ाता है, और स्पेस उनका कम हो जाता है। यहां इसका ही नहीं है, यहां बहुत ज्यादा सीट नहीं होती हैं, यहां लिमिटेड सीट होती हैं। तो आप पहले दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपको पीएचडी करना है, करना है और करना है। ये सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए करना है ऐसा मत कीजिए। फिर मेहनत करके अगर आपकी थीसिस तैयार हुई है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे उससे संबंधित जो विषय हैं, उससे संबंधित जो और वर्क हुए हैं, उन सबको अच्छी तरीके से जांच लीजिए, अच्छी तरीके से परख लीजिए। कई बार ऐसा होता है, मतलब मैं तो कहता हूं कि 2 मूर्ख लोग 2 अलग अलग जगह पे होंगे तो भी उनके दिल में एक जैसे विचार आएंगे। ऐसे 2 विद्वान लोग भी एक ही काल में, एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पे होंगे, फिर भी उनके विचार, उनकी मान्यताएं एक जैसी हो सकती हैं या होती ही हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे इतिहास के पास आएंगे तो हो सकता है कि जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, किसी ने इसी प्रकार की सोच पे काम किया हो। आप शायद जानते भी नहीं है उसको, आपने उसके काम को देखा भी नहीं है, फिर भी आपका कार्य जो है बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले कोई उस चीज पे कार्य कर चुका है। तो उन सब चीजों को देख लीजिए जिससे कि कहीं भी किसी भी जगह पे जब आपकी थीसिस जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आपने किसी में से कॉपी की है। क्योंकि अगर आपसे पहले कोई किसी चीज को प्रस्तुत कर चुका है और उसी चीज को अगर आप उसी प्रकार के शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो ये समस्या वाली बात है। सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, मेहनत करें, सब लिख लें, बिब्लियोग्राफी आपकी तैयार हो, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। आजकल तो बड़ा सरल हो गया है। हमारे समय पे तो लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी ही होती थी। आजकल तो आपके मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी है, आपके लैपटॉप में पूरी लाइब्रेरी है। शायद ही कोई ऐसा पुस्तक होगा जो भाई अब प्रकाशित रह गया, उस ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी अधिकांश संस्कृत साहित्य के ग्रंथ जो हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध है, और एक ही विषय से संबंधित बहुत सारे, कई बार तो एक ही ग्रंथ अलग अलग टीकाकारों के भी उपलब्ध हैं।
यानी अब आपको भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, इतनी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन समस्या ये हो गई कि अब हमारे पास समय कम हो गया है। भाई हम जब पढ़ा करते थे, हम जब पीएचडी करते थे, तो हमारे लिए क्या काम था? मन बहलाने के लिए रेडियो तो सुन सकते थे, इसके अधिक और कुछ हमारे पास नहीं होता था। ना मोबाइल होता था, हाँ, या कभी कोई पत्रिका ले आए, उसमें से कुछ पढ़ लिया, एक आध स्टोरी उसमें से पढ़ ली। पढ़ना तो वहां भी पड़ता था, मोबाइल नहीं था कि आपको सुना देगा सब कुछ। तो हमारे पास समय रहता था, कुछ और पढ़ें, इससे अच्छा पीएचडी का पढ़ लें। लेकिन अब हमारी स्थिति आज की जो है वो इस प्रकार की है कि हमें पीएचडी तो हमारे लिए सबसे बाद का काम हो जाता है। मोबाइल है, मोबाइल की रीलें हैं, फिर क्या क्या नहीं है, टीवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि इन सब के बीच में पीएचडी के लिए समय निकालना बड़ा कठिन हो गया। इसीलिए ये रेशियो बहुत बिगड़ता चला जा रहा है कि पीएचडी में जितने विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उसमें ड्रॉप आउट रेशियो बहुत अधिक है। यानी मैं तो ये मानता हूं कि 50% से ऊपर विद्यार्थी ड्रॉप हो जाते हैं। उसका कारण सिर्फ आरंभे शूरा जैसे लोग होते हैं और कार्य को अंतिम स्थिति तक नहीं ले जा पाते। कल मेरी पुत्री का वाइवा था और जब मेरी उससे चर्चा हुई तो उसने मुझसे कहा कि देखिए, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, ये वो सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन मेरी मैडम ने सब कहा ये सब बेकार है, और पूरी रात अपने घर पे बिठा के और उन्होंने नए सिरे से पूरी पीपीटी तैयार करवाई है। मैं कहा अच्छी बात है भाई। अब जब उसने प्रेजेंटेशन किया तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे उन्होंने उसकी प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद उससे ये कहा कि मेरे जितने सवाल थे मेरे मन में, आपकी प्रेजेंटेशन में उन सभी सवालों के जवाब आ गए, इसलिए कोई प्रश्न पूछने जैसा रह ही नहीं जाता है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी तो होती है, अब तो कैमरे लगे होते हैं, कैमरे में सब चीज़ें देखनी होती हैं कि वाइवा लिया गया या नहीं लिया गया। तो कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो जवाब ऑलरेडी आ चुके थे। बाद में जब सब कुछ खत्म हुआ तो मैंने उससे कहा कि आपका वाइवा तो बहुत अच्छा गया। तो कहती ये तो हमारी जो गाइड मैम हैं इनकी, मतलब उनके कहने के अनुसार। कई बार ऐसा होता है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विद्यार्थी अपना काम करके इतना थक जाता है कि फिर अगर गाइड उसको कोई सूचना देता है तो उसको ये लगता है कि अपनी गाइडशिप दिखा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं होता है। आपके गाइड जो है ना वो जानते हैं स्थितियों को, परिस्थितियों को, उनको पता है कि क्या होना चाहिए, और अगर वो आपको कोई सूचना देते हैं तो आपको बहुत ध्यान से सुन के और उसको अमल में लेना चाहिए। क्योंकि सब ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होते हैं जैसी मेरी बेटी सौभाग्यशाली है कि जिसके गाइड अपने घर पे उस स्टूडेंट को बिठा के और पीपीटी तैयार करवाएं। वो सिर्फ सूचना देते हैं, दूसरे दिन जब प्रेजेंटेशन होता है तब पता चलता है कि क्या रह गया और क्या आ गया, और जो रह जाता है फिर जब सवाल पूछे जाते हैं तो समस्याएं अधिक होती हैं, क्योंकि फिर एक जन सवाल नहीं पूछता है। अब तो ओपन हाउस होता है, जितने लोग बैठे होते हैं सभी लोग सवाल पूछ सकते हैं आपसे। पहले वाइवा जब मैंने दिया था तो मैं था और जो हमारा वाइवा लेने आए थे वो थे हमारे गाइड थे, हम तीन के अलावा चौथा तो कोई नहीं था। बस कभी कोई प्यून आ गया, कुछ रख गया, कभी क्लर्क आ गया, उसने कुछ पूछ लिया साहब से, बस 1 घंटे तक हम लोग थे साथ में। बस कुछ हल्की फुल्की बातें और कुछ ज्ञान की बातें, इस प्रकार से वाइवा हुआ करता था। अब ओपन हाउस होता है भैया, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अलग अलग विषय से संबंधित अध्यापक वहां बैठे होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है।
तो गाइड का मार्गदर्शन लें। और पीपीटी जिनके पास आपकी थीसिस जचने के लिए गई है, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें उसमें कही होंगी कि भाई इन इन चीजों पे गौर करना है। तो जिन जिन चीजों को उन्होंने उल्लिखित किया है, उन सारी चीजों पे आपकी पीपीटी तैयार होनी चाहिए, यानी आपकी पीपीटी में उन सभी प्रश्नों के जवाब आ जाने चाहिए। फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, मुझे नहीं पता है कि पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो कितना उपयोगी रहेगा, लेकिन मन में एक बात थी तो आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इससे कुछ सहायता मिलती है तो आनंद लीजिए, और नहीं मिलती है तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियो होते हैं कि जो पोस्ट किए जाते हैं यूट्यूब पे अपने आनंद के लिए, तो मैंने भी इसको अपने आनंद के लिए प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।